बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं दिलास स्टार। मैं हूँ यासिर रशीद और मेरे साथ हैं सीनियर सहाफ़ी राना मोहम्मद अजीम साहब। नाज़रीन, अगर मुल्की सियासी माशी सूरत हाल पर नज़र दौड़ाएँ तो हुकूमती इक़दामात जो हुकूमत बयान करती है उससे तमाम मुआशी आशारिये मस्बत समत में गामजन है और हर वजारत बेहतरीन कारकर्दगी दिखा रही है। लेकिन वज़ीर आज़म इमरान खान साहब ने गुज़श्ता दिनों वज़रा को अहदाफ सौंपने की एक तकरीब से खिताब करते हुए ये कहा कि हमें इब्तदाई तौर पर बहुत मुश्किलात का सामना था। हम जब इक़्तिदार में आए तो हमें यह समझने में काफ़ी वक्त लग गया कि वजारतों को बेहतर किस तरीके से बनाया जाए। इब्तदाई तौर पर 1.5 साल जो थे वो वजारतों के एदाद व शुमार जो थे वही ठीक नहीं आते रहे। उनका यह भी कहना था कि अब किसी को इक़्तिदार में आना हो तो मुकम्मल तैयारी करके आए। हम ना तजर्बाकार थे, लेकिन अब हम ना तजर्बाकार खुद को नहीं कह सकते। 2.5 साल बीत चुके हैं। अब हमें मुस्तकबिल की जानिब बढ़ना होगा और हमें हिकमत अमली तरतीब देना होगी। वज़ीर आज़म के इस बयान को लेकर अपोजिशन काफी गुस्से में दिखाई देती थी, लेकिन मौजूदा सूरत हाल में अपोजिशन भी जहां पर NRO ना देने की बातें करती है और हुकूमत भी ना देने की बातें करती है, तो बीच का रास्ता किस तरीके से निकलेगा, वजारतों की कारकर्दगी किस तरीके से बेहतर होगी, इस पर साबिक गवर्नर सिंध मोहम्मद जुबैर ने मीडिया से गुफ्तगू की है और कुछ इल्जामात की भरमार की है। वो क्या कहते हैं वो देखते हैं, फिर इशू की जानिब आएंगे। शहबाज गिल ने डिलीवर करना था, फयाज चौहान ने डिलीवर करना था, फिरदौस आशिक अवान ने डिलीवर करना था, उमर अयूब ने डिलीवर करना था। फिर ये कहते हैं कि हमारी जो टीम थी वो नहीं थी। शेख रशीद नए हैं, 50 साल से वजीर बने बैठे थे। उमर अयूब नए हैं, खुसरो बख्तियार नए हैं, जितने दूसरे इंटीरियर मिनिस्टर, फॉरेन मिनिस्टर शाह महमूद कुरैशी वो नए हैं। कौन नए हैं? 2-4 नए हैं। आज आप बैठ के ये कह रहे हैं कि जी मैं अब मॉनिटर करूंगा। पहले तो आप कहते थे माफिया, फिर कहते थे ब्यूरोक्रेसी, फिर कहते थे ऑपोजिशन, फिर कहते थे पिछली हुकूमतें। आप खुद कह रहे हैं कि अब हमारे पास कोई जवाब नहीं है। नाज़रीन, वज़ीर आज़म के बयान पर अपोजिशन का यह रद्द अमल है, तो आने वाले दिनों में क्या कोई दरमियानी रास्ता निकल सकता है, मुज़ाकरात हो सकते हैं। मोहम्मद अली दुरानी साहब ने आज अपोजिशन लीडर शहबाज शरीफ से कोट लखपत जेल में मुलाकात की है। उससे दरमियानी रास्ता निकलने का एक इंदिया जरूर वाज़े हुआ है। तो सियासी और माशी सूरत हाल पर बात करने के लिए पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमा एजाज चौधरी साहब ने हमें ज्वाइन किया है। चौधरी साहब, बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। चौधरी साहब, वज़ीर आज़म इमरान खान ने जो वज़रा से खिताब किया उसमें ब्रीफिंग भी लेनी थी, खिताब तो कर लिया, ब्रीफिंग लिए बगैर चले गए, तो अपोजिशन अब उस बात को लेकर काफी वावेला कर रही है। तो उस बात को किस तरीके से क्लियर किया जाएगा, डिलीवर करके या फिर जबानी जमा खर्च से? जी बहुत शुक्रिया आपका। अपोजिशन तो जी बेमगज और कोई उनके बात के अंदर कोई स्टफ नहीं है, और जिस कदर वो नाकामी से दो चार हैं लाहौर के फ्लॉप जलसे के बाद, उन्हें खुद समझ नहीं आ रही कि वो ज़िमनी इंतखाबात में जाना है, इस्तीफे देने हैं, उन्होंने लॉन्ग मार्च करना है, उन्होंने जलसे करने हैं। कौन सी पार्टी क्या मौका रखती है, दूसरी उसके मुखालफत में उतर आई है। कोई जलसे में जा रहा है, कोई नहीं जा रहा। PMLN के अंदर तो शहबाज शरीफ का है, दायरे मोहम्मद अली दुरानी साहब एक ऐसी शख्सियत है, वो मिलने ही इसलिए गए हैं ताकि शहबाज शरीफ का मौकफ जो है वो बिल्कुल वाज़े तौर पे मरीम नवाज के मुकाबले में सामने आ जाए, और वो ये है कि जी बातचीत से दरवाजा खोला जाए। और तहरीक इंसाफ की हुकूमत जो है वो पूरी तरह तैयार है। हर वक्त ये कहते हैं हम कि जो फैटफ के मौके पे आपने नैब के कवानीन में 38 निकात में से 34 के अंदर तरमीम चाहिए और NRO मांगा, उसके अलावा तहरीक इंसाफ की हुकूमत हर वक्त तैयार बैठी है मुज़ाकरात करने के लिए, जिस इशू पे भी बात करना चाहते हैं। यानी हम कोई हमारी तरफ से कोई शराइत नहीं है सवाए इसके क्या अब ये नैब के कवानीन के अंदर तरमीम के अलावा जो बात भी करेंगे हम तैयार हैं। और यही रास्ता इजाज़ साहब, ये आपका इजाज़ साहब, ये आपके इत्तेहादी हैं और बड़े अहम इत्तेहादी हैं। आपके साथ वफाक में भी है और सिंध के अंदर भी इनकी सीटें जो हैं वो आप ही के साथ हैं। तो क्या ये आपसे मुशावरत से गए हैं? क्या इनकी हुकूमती किसी ज़ुम्मेदार से पहले मुलाकात हुई है, उसकी हदायत पर गए हैं? क्योंकि आपने खुद कहा कि मोहम्मद अली दुरानी ऐसे नहीं जाते, तो क्या ये मुशावरत शामिल थी? देखें राना साहब, मुशावरत शामिल हो या ना हो, वो फंक्शनल लीग का एक अपना बयानिया मौजूद है सियासत के अंदर और हमेशा से है। और उन्होंने जब ये फैसला किया और तय किया कि वो जाके मुल्क के हालात को देखकर शहबाज शरीफ से बातचीत करेंगे, उससे मुलाकात करेंगे, और बाहर आके जो उन्होंने बात की है, मैं समझता हूँ कि हुकूमत का इंदिया हो या ना हो, वो बात सिस्टम के अंदर रह के गुफ्तगू शरीफ को आगे बढ़ाने की है। ये बिल्कुल एक वाज़ेह सी बात है। अच्छा, ये बता दें, क्या हुकूमत अगर शहबाज शरीफ ने, जिस तरह आपने कहा कि मुस्बत
रवैया रखा है और शहबाज शरीफ का जहन भी मुस्बत है और अच्छी तरफ जाना चाहता है, तो क्या ये मुमकिन है कि हुकूमती सतह पर भी कोई वफद शहबाज शरीफ से इस हवाले से मुलाकात करे? देखिए, हुकूमत तो हर वक्त तैयार है, और हम अगर प्रोडक्शन ऑर्डर यानी हमजा के निकाल सकते हैं, जिन्होंने आज तक इस्तीफा नहीं दिया, वो यहाँ पर अपोजिशन लीडर हैं। शहबाज शरीफ साहब यानी नेशनल असेंबली में अपोजिशन लीडर हैं, तो वो तो जाहिर है उन्होंने अपना इंडिया तो दे दिया है, और हम जब वो प्रोडक्शन ऑर्डर के ऊपर बाहर आते हैं तो आके कोई भी बातचीत कर सकते हैं। चौधरी साहब, बुनियादी नुक्ता यह है कि कभी भी मुआशी सूरत हाल या सियासी सूरत हाल को बेहतर करने में जो बुनियादी किरदार होता है वो हुकूमत वक्त का होता है। तो हुकूमत वक्त की जानिब से यह कोशिश क्यों नहीं की गई, कोई ऐसा डेलीगेशन क्यों नहीं तरतीब दिया गया जिनके रवाबित कुछ बेहतर हो सकते? एक तो मैं आपको पूरी जिम्मेदारी से ये बात कह रहा हूँ कि हम हर सतह के ऊपर बातचीत करना चाहते हैं और ओपनली बात करना चाहते हैं। हम कोई ऐसा काम नहीं करना चाहते जिससे अवाम कंफ्यूज हो जाए और उनको कोई मनफी मैसेज जाए। आपको याद मैं दिलाता हूँ कि अभी 3 हफ्ते पहले यानी स्पीकर कौमी असेंबली ने वो पार्लिमानी कमेटी का इजलास बुलाया, जिसका पीडीएम की सारी जमातों ने बायकॉट किया, और दोबारा स्पीकर की जिम्मे है उनके साथ रवाबत कायम करना। इसलिए हम सरकारी सतह पे बातचीत करना चाहते हैं और रास्ते में हैं, लेकिन जब तक ये बर्फ नहीं पिघलेगी, आपको मैं बताऊं कि ये 3 लोग हैं। मिसाल के तौर पे मरियम के सियासत के अंदर कोई स्टेक्स ही नहीं है, उसकी कोई सियासी जद्दोजहद ही नहीं है, उसने कभी सियासत में कोई मुस्बत किरदार अदा ही नहीं किया। इसी तरह बिलावल के यानी कोई स्टेक्स नहीं है, असल फैसला साज तो उसके वालिद हैं, जो यानी जब भी वो बोलेंगे असल में फैसला वहां से आएगा। मौलाना फजलुर रहमान चूंकि सियासत में चारों शाने चित हैं, हमेशा हुकूमत में रहे हैं और इस वक्त हुकूमत में बाहर हैं, वो तो बेचारे विकीलीक्स के अंदर अमरीकियों से वजारत उज़्मा मांग रहे थे। तो इसलिए मैं समझता हूँ कि यहाँ पर कोई कंसेंसस नहीं है। इसलिए हमने ये तय किया कि हम पार्लियामेंट के अंदर जो पार्टियां रिप्रेजेंटेड हैं उनके जरिए, स्पीकर के जरिए इनसे बातचीत करेंगे। क्या इजाज़त साहब इसकी तस्दीक या तरदीद कीजिएगा कि स्पीकर कौमी असम्बली और परवेज़ खटक साहब ने 2 रोज़ में 13 लोगों से बातें की हैं, जिनमें से 4 वो अफराद शामिल हैं जो बहुत करीब अपोजिशन के अंदर अहम तरीन उनके पास ज़िम्मेदारी है, और पहले भी जब धरना हुआ था तो ये मुलाकातें उस वक्त भी जारी रही थी। क्या ये मुलाकातें हुई हैं या अफवाहें हैं? नहीं, अफवाहें नहीं है। ये अफवाहें हैं? अफवाहें नहीं हैं। अफवाहें नहीं हैं, यानी ये मुलाकातें तो हो रही हैं। हम ये कोशिश करते हैं, उम्मीद भी करते हैं और दुआ भी करते हैं कि मस्बत समत में ये मुलाकातें हों और मस्बत समत की तरफ हम गामजन हो सकें। चौधरी साहब, वज़ीर आज़म साहब के बयान पे एक बार फिर से बात कर लेते हैं। ठीक है, समझने में कुछ देर लगी, कुछ लोग ऐसे थे जो ना तजर्बाकार थे, पहले तजर्बा नहीं था, लेकिन बहुत से तजर्बाकार भी आप ही के पास मौजूद थे। तो वज़रा को वार्निंग देने की नौबत क्यों आन पड़ी है? ये वार्निंग का सिलसिला कब तक चलेगा? मैं आपसे अर्ज करता हूँ, दुनिया में एक कुलिया है खूब से खूबतर की तलाश का। मुझे ये बताइए कि कभी इसके ऊपर दुनिया ने काम करना बंद किया है? अगर आप अपनी मिनिस्ट्रीज को एफिशिएंट करना चाहते हैं और उनके साथ कोई बैड डॉक्यूमेंटेशन करना चाहते हैं, तो क्या इसको गलत कहा जाएगा? क्या इसके बारे में मनफी रवैया इख्तियार किया जाएगा? और अगर ये कहा जाए कि अमरीकी सदर को एक वक्त मिलता है हुकूमत बनाने से पहले कि वो हुकूमत के हालात का वो ब्रीफ लेता है और मालूमात हासिल करता है, इसमें कौन सी गलत बात है? और मैं समझता हूँ कि इंसान के अंदर खुद एहतसाबी का एक जज्बा हर वक्त होना चाहिए। सारा दिन गुजरने के बाद भी उसे अपना हाल देखना चाहिए, हफ्ता गुजरने के बाद भी, महीना भी, साल भी। इसलिए मैं नहीं समझता कि उसको एक मिस इंटरप्रिटेशन के साथ वजीर आजम की उस गुफ्तगू को लेकर ये ऑपोजिशन उड़ी हुई है। इनका तो अपना हाल ये है कि कभी काबीना के इजलास उन्होंने नहीं किया था। आप मुझे बताएं, यानी इमरान खान जब से आया है हर हफ्ते काबीना। एक आखिरी सवाल का जवाब दे दीजिएगा, क्या पार्लियामेंट का इजलास जो इजाज़त साहब पार्लियामेंट का इजलास जो मुतवक्के है, क्या इसमें आप मियाँ शहबाज शरीफ के अहकाम जारी होंगे, उनको वहाँ पे ले जाने के लिए आर्डर जारी होंगे, और उस अहकाम के बाद क्या शहबाज शरीफ से हुकूमती मज़ाकरात होंगे? राना साहब, सीधी सी बात है, अगर हमजा शहबाज के प्रोडक्शन ऑर्डर्स जारी हो गए हैं तो अगर कोई अदर यानी दूसरी कोई कानूनी इशू ना हुआ
तो उसके भी हो सकते दूसरा कोई कानूनी इशू ना हुआ तो प्रोटेक्शन ऑर्डर मियां शहबाज शरीफ के भी जारी हो सकते हैं, यानी मुज़ाकरात का रास्ता हुकूमत भी इख्तियार करना चाहती है। बहुत शुक्रिया अदरी साहब इस हवाले से अपना वक्त देने के लिए। नाज़रीन, दीगर इश्यूज़ पर बात करेंगे एक शॉर्ट ब्रेक के बाद। स्टे विद अस। वेलकम बैक। नाज़रीन, सवाल है कि क्या अपोजिशन जमातों और हुकूमत को कोई दरमियान का रास्ता इख्तियार करना चाहिए, मुज़ाकरात करने चाहिए, एक टेबल पे बैठना चाहिए और जमहूरियत के तसलसल को बरकरार रखना चाहिए। ये एक बड़ा सवाल है, लेकिन इसका रास्ता क्या निकलेगा उसकी एक झलक तो देखने में मिली, लेकिन उसमें कामयाबी कितनी होगी ये भी एक बड़ा सवाल है। तो इस वक्त अपोजिशन का जो किरदार है और हुकूमत के जो इकदामात हैं वो दोनों अवाम के लिए किस हद तक सूदमंद है, ये भी एक बड़ा सवाल है। जवाब किसके पास होगा ये भी एक सवाल है। अब मुआशी और सियासी सूरत हाल और मुस्तकबिल के हिकमत अमली और वफाकी हुकूमत के मौजूदा इकदामात पर बात करने के लिए सेनेटर जनरल रिटायर्ड अब्दुल कय्यूम साहब ने हमें ज्वाइन किया है। जनरल साहब, बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। जनरल साहब, इस वक्त जो सूरत हाल पैदा हो चुकी है, जो डेडलॉक की सूरत हाल है, उस डेडलॉक को खत्म होने के लिए एक बुनियादी उनसर क्या है आपकी नजर में जिसका होना बेहद जरूरी है कि ये डेडलॉक खत्म होगा तो अवाम की सूरत हाल भी तब्दील होगी? देखिए, आपने बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये किया है। मैं ये समझता हूँ कि इसके अंदर आपके अंदर स्टेट्समैनशिप का एक जज्बा होना चाहिए, आपके अंदर एक इज्जत और इनकसारी हो, लेकिन आप फर्म हो अपनी कमिटमेंट्स के ऊपर कि आपने गवर्नेंस को बेहतर करना है, आपने करप्शन को ख़त्म करना है, आपने अक्रॉस दी बोर्ड एक अकाउंटेबिलिटी का सिस्टम चलाना है जो सबके लिए बराबर हो। तो ये सारी चीज़ें करने वाली हैं हुकूमत की। आप ये देखें कि जब ये पार्टी आई थी इन पावर तो बहुत से लोगों ने, बहुत सी पार्टियों ने, बिल्कुल ऑलमोस्ट ऑल पार्टीज ने प्रोटेस्ट किया कि ये नाजायज तरीके से आए हैं। हाउएवर फजलुर रहमान साहब के कहने के बावजूद सब ने कहा कि हम ओथ भी लेंगे और हम इनको काम करने की इजाजत भी दे दें, बल्कि फजलुर रहमान साहब ने तो खुद प्रेसिडेंशियल इलेक्शन भी लड़ा। तो हमारा ये इरादा था कि ये काम करें और बेहतर करें, तो आई एम श्योर कि पब्लिक की पजीराई इनको जरूर मिलेगी। बिकॉज पब्लिक जो है वो ये नहीं देखती कि ए बी सी में से कौन हुकूमत में है, उनको तो ये कारकर्दगी चाहिए और उनको ये चाहिए कि उनके मसाइल हल कौन करता है। अब जब 2.5 साल या 2.25 साल होने वाले हैं तो आपने ये देखा कि खुद प्राइम मिनिस्टर साहब ये कह रहे हैं कि हमारी तैयारी नहीं थी, और यही चीज अपोजिशन भी कह रही थी, कतई नजर इसके कि वो कहते थे कि आप आए भी नाजायज तरीके से हैं। लेकिन इन एडिशन टू दैट जब इनकी परफॉर्मेंस भी ठीक नहीं थी तो इनको कहते रहे कि बैठें। देखिए, शहबाज शरीफ साहब ने नेशनल असेंबली में खड़े होकर कहा कि आप मिसाके मईशत करते हैं, आप आगे हैं। इवन पीपल पार्टी की लीडरशिप ने कहा 1 कदम आगे हैं, हम 2 कदम आएंगे। प्राइम मिनिस्टर पहले वीक में सेनेट में आए और इन्होंने कहा कि मैं आके क्वेश्चंस भी लिया करूंगा और मैं वीकली या मंथली बेसिस के ऊपर जरूर आऊंगा। वो दिन और आज दिन 2.5 साल हो गए हैं, आज तक प्राइम मिनिस्टर उधर नहीं आ गए। देखिए, ये ठीक बात है कि अपोजिशन के कई लोग खड़े होकर एहतजाज भी करते हैं, आपके ऊपर बहुत सी वो बातें करते हैं, आपको क्रिटिसाइज भी करते हैं, लेकिन ये सारी दुनिया में होता है। आप हाउस ऑफ कॉमन्स में देख लें, आप ये जो हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव्स में देख लें, आप जापान की, तो आप में अंदर इतना स्टेमिना होना चाहिए। अगर आप राइट के ऊपर हैं तो आप सुने बात, आप कहेंगे जी बिल्कुल बिस्मिल्लाह, आपने जो बात कहनी है कह लें और आप अभी बैठे, मुझे इसका जवाब देने दें और उठ के जवाब दें। आप कुट्टी ना करें। आप पार्लियामेंट में भी नहीं गए, नेशनल असेंबली में भी नहीं जाना, सेनेट में भी नहीं जाना, तो असेंबली के अंदर तो समझ आ गई, जनरल साहब पार्लियामेंट के अंदर तो समझ आ गई, तनकीद होती है, फिक्रे भी कसे जाते हैं। लेकिन अब पाकिस्तान की ओवरऑल सियासत में हम देखें, इस तरह कल मौलाना फजलुर रहमान साहब ने सीधा सीधा कहा कि हम जो धमकियाँ दी, जो आपने उनकी गुफ्तगू सुनी होगी, अब सियासत के अंदर जो तलखियाँ बढ़ती जा रही हैं, इसका कोई हल है? देखिए, ये बड़ा अनफॉर्चुनेट है जो तलखियां बढ़ती जा रही हैं। ये हमारे इस्लामिक कॉन्सेप्ट और नजरिए के भी खिलाफ है। देखिए ना, मैं आपको कहूं कि एक बात ये बड़ी जरूरी है कि नाजरीन भी सुने। हजरत अबू हुरैरा रदी अल्लाह ताला अन्हु ने फरमाया कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये कहा, फरमाया कि मुझे अल्लाह की तरफ से हुक्म है। उन्होंने कोई 9-10 चीजें गिनी, लेकिन उसमें जो रेलेवेंट मैं बात करता हूँ कि आपसे उन्होंने कहा आप म्याना रवि रखें, गुफ्तगू के अंदर भी, अपने लिबास में भी
और अपनी सारी चीजों में। नंबर 2, आप के बहुत को करीब हो या दूर हो, आप हर हालत में इंसाफ करें। और तीसरी बात जो इंपॉर्टेंट है, उन्होंने कहा कि आपसे जो कोई ज्यादती करे उसे माफ करो, आपसे जो कटे उससे जुड़ो, और आपको जो महरूम करे आप उसको दो। आप देखिए ये कितनी अजीम फिलॉसफी है। और खसूसन जब आप हुकूमत में हैं, जब आपके पास आप कॉरिडोर्स ऑफ पावर में हैं, तो आपके अंदर नरमी होनी चाहिए विदाउट कॉम्प्रोमाइजिंग, और जस्टिस हो और पूरी तरह हो। तो मैं ये कहता हूं कि आगे चलने का रास्ता एक ही है कि इमरान खान साहब अपनी तबीयत में चेंज लाएं। अभी तक बहुत डैमेज हो चुका है, लेकिन इसको डैमेज को कंट्रोल भी हम ही ने करना है। और हम अपील करते हैं अपोजिशन पार्टी से भी, आल्दो मैं खुद एक सियासतदान हूं और मैं अपोजिशन का एक रुकन हूं, लेकिन मैं ये कहता हूं कि हम अपनी एंडेवर इधर भी करते रहेंगे कि जी हमें मिल के बैठना चाहिए और मुल्क के मफाद के लिए आगे चलना चाहिए। लेकिन आप देखें कि जो पार्टी इन पावर है, इसकी कोई कारकर्दगी नहीं है। वजीर इतने बदले हैं कि वन कैन रियली, आप इसकी एग्जांपल आप नहीं दे सकते। तो अभी आप देखें कि अभी उन्होंने रेलवे के मिनिस्टर को इंटीरियर का बना दिया, इंटीरियर को नारकोटिक्स का बना दिया, नारकोटिक्स को रेलवे का बना दिया। इससे पहले पता नहीं कितनी। और अभी भी अगर 2.5 साल में आपका देखिए, आपका मैनिफेस्टो आप बनाते हैं, वो रियलिस्टिक होना चाहिए, उसका टाइम फ्रेम होता है। 22 साल से आप पॉलिटिक्स के अंदर है, आपको अभी तक पता ही नहीं। और राइट फ्रॉम डे 1 लोग कह रहे हैं कि जब आप IMF में लेट गए, जब आपने मईशत की टीम बनाई, तो आपने कहा कि गलत है, सबने कहा, आपने 9 महीने के बाद तोड़ दी। आपने डॉलर बढ़ा तो सबने आपसे कहा ये 9 रुपए रात में कैसे बढ़ गया, आपने कहा मुझे तो पता ही नहीं है। ये दिस इज नॉट इनफ। दिस मीन्स कि आप इस काम के लिए फिट नहीं है और आपकी तैयारी नहीं है। इट इज नॉट बेड ऑफ रोजेस टू रियली सिट इन दी चेयर ऑफ द प्राइम मिनिस्टर इन ए कंट्री लाइक पाकिस्तान, जिसके अंदर जो न्यूक्लियर है और जिसके अंदर बहुत सी डायनामिक्स हैं, इंटरनल चैलेंजेस हैं, एक्सटर्नल चैलेंजेस हैं। एट वन टाइम आपने सिर्फ एक रट लगाई, NRO नहीं दूंगा। भाई NRO आपसे कौन मांग रहा है? और आप न दें, आप कहें नहीं, आप फर्म रहे, आप नहीं दे, बिल्कुल किसी को कंप्रोमाइज ना करें। लेकिन खुदा के लिए जो रास्ता आगे चलने वाला है उसके ऊपर तो आप चलें। लेकिन अनफॉर्चुनेटली ये नहीं हो रहा। तो आगे चलने का रास्ता आप पूछ रहे हैं, वो यही है कि इमरान खान साहब माफी मांगे पूरी कौम से भी कि अभी 2.5 साल तक हम तैयारी करके नहीं आए थे और नुकसान हुआ, और अपील करें अपोजिशन से तामन की। और ये जो अकाउंटेबिलिटी का सिस्टम है इसको चलने दे अपनी जगह के ऊपर, और इनको बुलाएं, शहबाज शरीफ साहब से जाके मिले, उनको कहें आप लीडर ऑफ द अपोजिशन है, उनको गैर जरूरी केसेस में अपोजिशन के लोगों को न फंसाएं। और जो अकाउंटेबिलिटी का सिस्टम है वो सारी पूरी जमात में, आपके पास अपने जो लोग हैं, ये BRT का मसला, और जो मैं सारी चीजें नहीं गिनना चाहता, मालूम जब्बा है, फलाना है, फॉरेन फंडिंग है, ये इसका तो कोई कभी जवाब रीजनेबल नहीं दिया हुकूमत ने। तो अगर आप वो नहीं करेंगे तो दूसरी तरफ से आप विच हंटिंग करेंगे, तो जो जेन्युइनली करप्ट लोग हैं वो भी बच जाएंगे, क्योंकि लोगों की उनके साथ सिंपैथी हो जाएगी, और मासूम लोग भी फंसे रहेंगे बिकॉज वो आपके इक़्तिदार को खतरा पहुंचा रहे हैं। झुकना होगा, फिर ही मुज़ाकरात का रास्ता इख्तियार किया जा सकता है। जनरल साहब, एक खुशाइंद बात यह है कि मोहम्मद अली दुरानी साहब जो मुस्लिम फंक्शनल लीग के मरकजी जनरल सेक्रेटरी हैं, उन्होंने अपोजिशन लीडर शहबाज शरीफ से कोट लखपत जेल में मुलाकात की, बाद में मीडिया से गुफ्तगू की। उस गुफ्तगू में उनका क्या कहना था, पहले वो कुछ हिस्सा सुनते हैं, फिर इशू की जानिब आएंगे। इस वक्त तकाजा ये करता है, ये हालात, कि मुल्क के अंदर एक ग्रैंड डायलॉग हो, पार्लियामेंट को दोबारा से अपना काम शुरू करना चाहिए। अगर इस्तीफों का एक दफा सिलसिला शुरू हो गया, इस वक्त की एक मुश्किल सूरत हाल से गुजर रहा है, बैनुल अक़वामी थ्रेट्स है इस मुल्क को, उनके अंदर जो है वो इस्तीफे जो हैं वो एक ऐसा किरदार अदा कर सकते हैं जो कि आगे चल के बहुत बड़ी मुश्किलात पैदा कर सकता है। इस्तीफे देने के बाद भी तो बात करनी पड़ेगी, तो क्यों ना उससे पहले बात की जाए। जनरल साहब, इस दौर में कि जब दोनों तरफ से डेडलॉक है, दोनों तरफ से नाराजी है, दो फरीक नाराज हैं, उसमें कोई तीसरा ऐसा म्यूचुअल फरीक होना चाहिए था जो दोनों तरफ के रवाबित बहाल कर सके। तो आप ये इकदाम मुस्लिम फंक्शनल लीग का जो पीर पगारा के अहकामात के बाद मुलाकात के सिलसिले में अमल में आया, इसको कैसा देखते हैं? देखिए, ये दुरानी साहब की बड़ी अच्छी सजेशन है, और मेरे ख्याल में अगर ये शहबाज शरीफ साहब से मिले हैं तो शहबाज शरीफ साहब एक प्रूवन एक इफेक्टिव लीडर है, जो एक गो गेटर है, जिसने अपने कार्रवाई से, काम से ये साबित किया है कि सुबह से शाम तक वो काम कर सकते हैं। वो उनकी सोच बड़ी मुतवाज़ी है। तो मेरे ख्याल में ये बैठ के अगर बात हुई है, लेकिन इसका इनिशिएटिव जो है
वो हुकूमत को लेना चाहिए। हमें बाकी अदारों को इन्वॉल्व ना करें तो बेहतर है। हमारे अंदर अपने अंदर इतनी ज्यादा फहम फरासत और हिकमत और दानिशमंदी होनी चाहिए लीडर्स के अंदर कि हम बैठ के तलख बातें भी एक दूसरे की सुने और ये किसी एक चीज पे बैठे। देखिए, अगर मैं चाहता हूं कि मैं मुल्क का एक चीफ एग्जीक्यूटिव हूं और मुल्क को मैंने चलाना है, ऑनेस्ट टू गॉड आई विल गो टू एवरीबॉडी एंड लिसन टू देम और उनकी जेन्युइन बातों को मैं उसका अजाला करूंगा। और नंबर 2, ये इंश्योर करूंगा कि ये जो अकाउंटेबिलिटी का सिस्टम है ये सबके लिए चले और जो जेन्युइन बातें हैं, अल्लाह से डरना भी चाहिए। ये इक़्तिदार आनी जानी वाली चीज है, ये खत्म जो है हो जाता है और फिर अगले बंदे आप देखिए कितने जो पहले लोग रहे हैं। तो ये एक बड़ी वाज़े और बड़ी अच्छी बात है, डायलॉग हो, आपस के अंदर डायलॉग हो, पार्लियामेंट इफेक्टिव हो, लेकिन इसका सारा इनिशिएटिव हुकूमत के पास है। लेकिन अनफॉर्चुनेटली राख के इस ढेर में शोला है न चंगारी है। ये हम ईगो के इतने मसले पे बने हुए हैं और हम इतने अड़े हुए हैं और हम कहते हैं 2.5 साल तो हम पता नहीं, अभी आइंदा हम सीधा करेंगे और इंशाल्लाह करते हैं। तो मैं जनरल साहब आपने कहा कि डायलॉग पे जाना चाहिए, जनरल साहब आपने कहा डायलॉग पे बिल्कुल जाना चाहिए। और मियां मोहम्मद शहबाज शरीफ साहब जब पेरोल पे रिहा किया है उस वक्त उन्होंने भी यही बात की, लेकिन 2 दिन बाद मरियम साहिबा ने उस बात के हवाले से कहा कि कोई डायलॉग नहीं होगा। दूसरी बात मुझे बताया कि पाकिस्तान की सियासत है, सियासी मुखालफत चलती है। मियां नवाज शरीफ का जो बयानिया है, आप भी उस जमात में हैं, आप उस बयानिया को किस नज़र से देखते हैं? देखिए, मैं ये कहना चाहता हूँ कि मियां नवाज शरीफ साहब बहुत सी ज्यादतियों का शिकार हुए हैं और उनके अंदर बहुत सारी तलखियाँ, जो एक नेचुरल बात है कि वो एक सिटिंग प्राइम मिनिस्टर थे, मुल्क चल रहा था, इकानमी ऑन राइट लाइन थी, वो ना सिर्फ प्राइम मिनिस्टरशिप से हटे, मुकदमा 1 पे चला पनामा का चक्कर में और आगे अकामा के ऊपर आके ख़त्म हुआ। कत्ल के मुकदमे 25-25 साल चलते हैं और ये एक सिटिंग प्राइम मिनिस्टर के पीछे हम ऐसे पड़े कि हमने हर रोज उनकी पेशी की, JIT बनी। तो ऑब्वियसली ये नेचुरल एक रिएक्शन है उनकी तरफ से जो कहते हैं। लेकिन मैं ये कहना चाहता हूँ कि मैंने हमेशा ये कहा है और मैं इसके ऊपर मैं लिखता भी रहता हूँ कि हमें अपने अदारों का एहतराम करना जरूरी है। अदारों के अंदर जो अफराद हैं उन्होंने अगर किसी स्टेज के ऊपर भी किसी चीज की वायलेशन की हो तो इन बिल्ट अकाउंटेबिलिटी का सिस्टम है, उनके कॉम्पिटेंट अथॉरिटीज हैं जो उनको टेक ऑन करती हैं, प्राइम मिनिस्टर्स की पावर्स हैं, स्पेशली उन अदारों में, आर्म फोर्सेस के अदारों में, जहां आप ये देखते हैं कि ये एक बड़े सेंसिटिव हैं और इनके ऊपर नजर है। हमारे मुल्क के जो दुश्मन हैं वो ये चाहते हैं कि पाकिस्तान का चूंकि सेंटर ऑफ ग्रेविटी अफवाज पाकिस्तान और आर्म फोर्सेस में है, इट इज बैक्ड बाय न्यूक्लियर, तो उनको चाहते हैं कि इनको अपनी अवाम की निगाहों में किसी तरीके से गिरा दो, इनको न्यूट्रलाइज करो तो पाकिस्तान को न्यूट्रलाइज करना मुश्किल नहीं होगा। हमें इन सेंसिटिविटीज का ज़हन में रखना चाहिए एंड आई एम श्योर कि नवाज शरीफ साहब को भी इसका एहसास है और हम सबको एहसास है, हम अदारों का सब एहतराम करते हैं। आपने कहा जनरल साहब, आपने कहा है कि मियां नवाज शरीफ को इसका एहसास है, लेकिन मियां नवाज शरीफ के मुसलसल बयानात देख लें, उनका बयानिया देख लें, जो आप बात कह रहे हैं बिल्कुल इससे मुतसाद है, बिल्कुल मुतसाद है। जनरल साहब, दूसरा आप रहे हैं, मिलिट्री सेक्रेटरी भी रहे हैं, आप हुकूमतों में भी रहे हैं, एस्टेब्लिशमेंट का हिस्सा भी रहे हैं, तो मौजूदा हालात में हर दफ़ा मियां नवाज शरीफ और एस्टेब्लिशमेंट में क्लैश क्यों होता है? देखें, इस चीज़ को भी ज़रूर हमें इसका एनालिसिस करना चाहिए और ये देखना चाहिए कि इसकी क्या वजूहात हैं और सारे लोगों को अपनी सोल सर्चिंग भी करनी चाहिए। हमें इस कंट्री के अंदर एग्जिस्ट करना है, अदारों की एक अपनी पोजीशन है, जुडिशरी की एक अपनी पोजीशन है, पार्लियामेंट का एक अपना वकार है और हमें ट्राइकॉटमी ऑफ पावर के ऊपर और इस मौजूदा डेमोक्रेटिक सिस्टम पे अगर ईमान है और हम आइन की पासदारी और जमहूरियत की मजबूती हम समझते हैं कि इसी में हमारी पाकिस्तान की बका पे ना है, तो मेरे ख्याल में फिर हम बच्चे तो हैं नहीं। हमें ये सोचना है कि मैं इम्पॉर्टेंट नहीं हूँ, मेरा मुल्क इम्पॉर्टेंट है, मैं अपने बच्चों के लिए एक प्रॉस्परस मुल्क छोड़ के जाना चाहता हूँ। तो ये इंडिविजुअली लोगों को सोचना होगा, लेकिन उतार चढ़ाव आते रहते हैं। आई टेल यू, अगर पब्लिक के अंदर ये एक मैच्योरिटी आ जाए और हमारे लीडर ये समझें कि मोर देन पावर ग्रैबिंग की जो एफर्ट है उसके अलावा उसको छोड़ के अगर आप अपने आप को एब्रेस्ट करें और एक नॉलेज लें, नेशनल पॉलिसी, नेशनल स्ट्रेटेजी, हमारे वाइटल नेशनल इंटरेस्ट क्या हैं,
हमें डिफेंस पॉलिसी क्या बनानी है, और इसका एक नॉलेज। और ये आप फिर पार्लियामेंट में भी, ये पार्टी तहरीक इंसाफ वाले ना पार्लियामेंट में सीरियस है, ना कमेटियों के अंदर ये सीरियस है, ना इन्होंने मैनिफेस्टो बनाते वक्त ये देखा कि ये 1 करोड़ नौकरियां और 50 लाख घर और 200 अरब डॉलर और ये सारी चीजें कहां से आएंगी। ये हवा के अंदर बात करा के सारे अगर संजीदगी दिखाना पड़ती है हर फोरम पे, और हवा के अंदर पॉलिसीज नहीं बनाई जाती, ग्राउंड रियलिटीज को देख के बनाई जाती हैं, तभी दिफा मुल्क की मुआशी और सियासी सूरत हाल बेहतर हो सकती है। और हम उम्मीद करते हैं कि आप जैसी आवाजें ही दूसरी सियासी जमातों में भी हो तो मुल्क बेहतर समत में गामजन हो सकता है। बहुत शुक्रिया जनरल रिटायर्ड यूम साहब इस हवाले से अपना वक्त देने के लिए। नाज़रीन, आज जो मुलाकात हुई, एक अहम मुलाकात थी मोहम्मद अली दुरानी साहब की मियां शहबाज शरीफ साहब के साथ। उस मुलाकात में बातचीत क्या हुई है और शहबाज शरीफ ने इंदिया क्या दिया है, आने वाले वक्त में राना साहब से जानेंगे। राना साहब, शहबाज शरीफ साहब इस्तीफों के ऑप्शन के हवाले से क्या मौकिफ रखते हैं और मरियम नवाज साहिबा से बात करने के हवाले से उनका क्या मौकिफ है? या सर, आज जो मुलाकात है ये बड़ी अहम मुलाकात है। इसको ये ना समझिए कि फंक्शन लीग की तरफ से एक पैगाम है, और ये भी ना समझिएगा कि मोहम्मद अली दुरानी वैसे ही मिलने गए हैं। देखिए, मोहम्मद अली दुरानी जो मिलने गए हैं, इससे पहले मोहम्मद अली दुरानी की और पीर पगारा की कोई 11 से ज़ायद मुलाकातें ऐसी हो चुकी हैं जो बड़ी अहम शख्सियात से हैं, और ये अहम सियासी शख्सियात हैं। और जिन सियासी शख्सियात से मुलाकात हुई हैं उनमें से कुछ शख्सियात ऐसी हैं जो इस वक्त अपोजिशन जमातों के अंदर जो इनकी डेमोक्रेटिक अलाइंस है इसमें अहम रोल अदा कर रहे हैं, और मज़ीद वो कुछ लोगों से मिलने भी जा रहे हैं। मेरे पास जो इतला है कि अंदर जो इनकी गुफ्तगू हुई है, इस गुफ्तगू से पहले मैं आपको एक बता दूं कि ये मुलाकात मियां मोहम्मद शहबाज शरीफ साहब की रजामंदी हुई है, ये भी ज़हन में रखिएगा। ये उनकी रजामंदी से मुलाकात हुई। इस मुलाकात में जो चीज़ें तय हुई हैं, शहबाज शरीफ ने वाज़े तौर पे कहा है कि वो किसी सूरत में नहीं चाहते कि इस्तीफ़ों का ऑप्शन इस्तेमाल किया जाए, और उन्होंने ये भी कहा कि मुस्लिम लीग नून की अक्सरियत मेरे पास आई है, मेरे पास बड़े सीनियर लोग आके कह चुके हैं मुझे कि जी हमने पार्टी की खातिर इस्तीफ़े तो दे दिए हैं, लेकिन अगर ये इस्तीफ़े पेश कर दिए गए तो हम बहुत पीछे चले जाएंगे और पार्लिमानी निज़ाम जो है ये बिल्कुल ख़त्म होकर रह जाएगा, और हमें इस पार्लिमानी निज़ाम को ख़त्म नहीं करना। शहबाज शरीफ ने यह भी उन्हें कहा कि हम इस्तीफ़ों के ऑप्शन को कोशिश करेंगे किसी जगह भी इस्तेमाल ना किया जाए। राना साहब, एक सवाल है, एक इत्तेहादी है, दूसरे अपोजिशन में है, तो क्या दोनों जानिब, हुकूमत और अपोजिशन में दोनों जानिब कोई तजब्जुब की लहर नहीं पैदा हुई इस मुलाकात पे कि हम तो इनसे बात नहीं करना चाहते, ये क्यों कर रहे हैं? मैंने आपको एक इशारतन कहा है कि ये मुलाकात जो है, आप ये समझें कि मोहम्मद अली दुरानी उठे हैं और उठ के चले गए मुलाकात करने। ये तस्वीर में देखें आप, ये मोहम्मद अली दुरानी के साथ जो शख्स बैठा है ये कौन है? इसका नाम है मुस्तफ़ा रशीद, और ये पंजाब के सीनियर तरीन वजीर जो है ना मियाँ महमूद रशीद, उनके भाई हैं ये जो साथ बैठे हैं। और ठीक है, उनका सियासी किबला हो रहा है, लेकिन गार एक ही है और भाई भाई हैं और बड़े पुराने सियासी वर्कर हैं। और मोहम्मद अली दुरानी साहब, आपको नहीं पता कि उनकी सियासत जमात इस्लामी से निकली पासमान और फिर कहाँ कहाँ तक गई, और लोगारी साहब के वो कितने करीब थे, किन किन लोगों के वो बहुत करीब है। तो इस मुलाकात को ये मत समझिएगा कि एक शख्स उठ के आया और उसने मुलाकात की और इसके पीछे कुछ नहीं, बहुत कुछ है इसके पीछे। मैं आपको एक इशारा दे देता हूँ, क्योंकि हम अपने प्रोग्राम में अक्सर ब्रेकिंग करते हैं। मैं आपको एक ख़बर ब्रेक कर देता हूँ कि जो मोहम्मद अली दुरानी ने कहा है और जो शहबाज शरीफ की बातें मैंने आपको बताई हैं, ये आने वाले दिनों में मुस्लिम लीग नून के कुछ अहम शख्सियात भी ये कहना शुरू हो जाएंगी। सही, ये ज़बान अब कुछ और लोग भी बोलेंगे, और ऐसे लोग बोलेंगे कि जिनकी ज़बान से निकली हुई बात की तरजीह होगी, उन्हें मज़ीद तरजीहात में रखा जाएगा। और मैं आपको ये भी बता दूँ, शहबाज शरीफ साहब ने मरियम के अदारों के ख़िलाफ़ तकारीर, अदारों के ख़िलाफ़ मुहाज़राई पर भी शदीद तशवीश का इजहार किया है, और ये कहा है उन्हें कि मुझे ख़ुद इससे बड़ी परेशानी होती है, पाकिस्तान के अदारे जो हैं ये बड़े मजबूत अदारे हैं और हमें इसका साथ देना चाहिए। और मैं आपको ये भी बताता चलूँ, एक और ख़बर हम ब्रेक करें अपने प्रोग्राम में। शहबाज शरीफ जिस नए बयानिए की आज बात शुरू हो गई है ना, शहबाज शरीफ इसको लीड करेंगे। मैं ये आपको बहुत बड़ी खबर दे रहा हूँ। कब से? ये जल्दी लीड करेंगे, शहबाज शरीफ बहुत जल्द लीड करेंगे। ग्राउंड तैयार है, बहुत से लोग तैयार हो गए हैं जो इस बयानी की हिमायत करेंगे, और उनकी तरफ से जल्द मियाँ शहबाज शरीफ से चंद एक दिनों में जल्द बड़ी मुलाकातें और भी होंगी। एक अच्छी तब्दीली है, ये फ़ज़ा तब्दील हो रही है, फ़ज़ा को तब्दील होना चाहिए, हवा खुशगवारी की चलनी चाहिए, हालात बेहतर हो सकते हैं। डेडलॉक किसी भी मसले का हल नहीं होता, मसले के हल के लिए बीच का रास्ता इख्तियार करना पड़ता है। नाज़रीन, दीगर इश्यूज़ पर बात करेंगे एक शॉर्ट ब्रेक के बाद। स्टे विद अस। वेलकम बैक।
नाज़रीन, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हुकूमत इक़्तिदार में आई तो वज़ीर आज़म इमरान खान ने इलेक्शन रिफॉर्म्स पे बात की। उनका ये कहना था कि हर इदारे में इस्लाहात लाएंगे, हर इदारे को जिद्दत पसंदी और माहौल के मुताबिक ढालेंगे और तरक्की का रास्ता इख्तियार करेंगे। इस्लाहात में किस हद तक जिद्दत आई, किस हद तक इस्लाहात हुई, ये सब की नज़र में है। सेनेट इलेक्शन को लेकर भी वज़ीर आज़म ने ऐलान किया कि सेनेट में शो ऑफ हैंड को मुतारिफ करवाया जाएगा, लेकिन फिर बाद में यह फैसला किया गया कि ओपन बैलेट का तरीका कार अपनाया जाए जो कि आइन से मुतसादिम नहीं है। इसी हवाले से सुप्रीम कोर्ट से भी रुजू किया जा रहा है। तो अब तक पिलडैट ने जो माजी से लेके अब तक की रिवायात थी, जो इस्लाहात थी, उस पर बहुत काम किया। पिलडैट एक एनजीओ है जो पाकिस्तान में इस्लाहात के हवाले से बात करती है, उस हवाले से रिसर्च भी करती है, सोशल इश्यूज पर भी बात करती है। उसी के सदर अहमद बिलाल महबूब साहब ने हमें ज्वाइन किया है। अहमद साहब, बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। अहमद साहब, बकिया रिफॉर्म्स पे बात बाद में करते हैं, सेनेट इलेक्शन पे बात कर लेते हैं। ओपन बैलेट का तरीका कार अपनाने पर हुकूमत सोच विचार कर रही है। आपकी नजर में यह किस हद तक सूदमंद हो सकता है और दूसरों को इस पे कैसे कायल किया जा सकता है? देखिए, मेरे ख्याल में तो ये ओपन बैलेट का सिस्टम या शो ऑफ हैंड्स का सिस्टम मुनासिब नहीं है। सीक्रेट बैलेट का सिस्टम ही मुनासिब था, क्योंकि हम ये चाहते हैं कि ये जो हमारे लेजिस्लेटर्स हैं ये पुश बटन रोबोट्स ना बन जाए, यानी इनको भी कुछ अपनी मर्जी से कुछ काम करने की इजाज़त होनी चाहिए। अगर हमारे MPAs ऐसे इस काबिल हैं कि उनके ऊपर एतमाद ना किया जाए तो फिर बेहतर है कि पार्टियां बेहतर लोगों को मुंतखब करके उनको टिकट दें, और ऐसे लोगों को क्यों टिकट देती हैं जिनके ऊपर वो एतमाद ही नहीं कर सकती कि वो किसको वोट दें और किसको ना वोट दें। तो मैं तो इसके ज़ाती तौर पे ख़िलाफ़ हूँ, और मेरे ख्याल में ये करने के लिए इसमें आइन में तब्दीली करनी पड़ेगी। ये खाली कानून के ज़रिए से नहीं होगा, लेकिन बहरहाल अब चूँकि मामला सुप्रीम कोर्ट के पास है तो वही इसका फ़ैसला करेगी कि क्या दस्तूर में तब्दीली ज़रूरी है या खाली एक ऑर्डिनेंस के साथ मामला हल हो जाएगा। अहमद बिलाल साहब, अभी आपने कहा कि क़यादत को चाहिए कि बड़े नेक और सारे लोगों को मुंतखब करे। देखें, हर क़यादत कोशिश तो यही करती है। आप क्या समझते हैं, सीक्रेट बेल्ट हो या ओपन हो, किसी तरीके से शो ऑफ हैंड हो, क्या पाकिस्तान के अंदर ये पैसे का जो खेल है, ये जो हर दफ़ा होता है कि एक मालदार आदमी आता है, वोट ख़रीदता है और सेनेटर बन जाता है, और सियासी जमातें वैसी बेचारी देखती रह जाती हैं, उनके उम्मीदवार देखते रह जाते हैं, तो ये किस तरीके से ख़त्म हो सकेगा? इससे इस पर भी कंट्रोल करने के लिए कौन सा राय अमल इख्तियार करना चाहिए? देखिए, दुनिया के जो तरक्की याफ्ता मुल्क हैं, जहाँ हमसे कहीं ज़्यादा तवील अरसे से जमहूरियत का निज़ाम कार फरमा है, वहाँ पे भी ये शिकायत चलती रहती हैं कि पैसे के बलबूते के ऊपर सियासत के ऊपर असरअंदाज होते हैं सियासतदान भी, सियासी पार्टियां भी, और मुख्तलिफ इंटरेस्ट ग्रुप्स भी लॉबिंग करते हैं, वो तरगीबात देते हैं। अमेरिका में भी ये मसला है, अमेरिका में तो बहुत ज़्यादा ये मसला है, और यूरोपीय कुछ मुल्कों के अंदर भी ये मसला है। तो हमारे यहाँ भी ये मसला है, इसमें कोई, और ये हमेशा मसला रहेगा, इसलिए कि सियासत के अंदर इंतखाबात लड़ने के लिए पैसों की ज़रूरत होती है, और वो पैसे मुख्तलिफ ज़राए से हासिल किए जाते हैं। उनके ऊपर चेक रखा जाता है, एक बाकायदा शोबा है पॉलिटिकल फाइनेंस का। अगर वो आपका इलेक्शन कमीशन, जिसकी ये जिम्मेदारी है कि वो पॉलिटिकल फाइनेंस पे निगाह रखे कि गलत ज़राए के साथ पैसे इकट्ठे ना हों, और अगर कहीं गलत ज़राए से आ जाएँ तो उसके ऊपर एक्शन लिया जाए, अगर वो होता रहेगा तो फिर निज़ाम बेहतर होता चला जाएगा। लेकिन अगर आपका विजिलेंस का सिस्टम और इलेक्शन कमीशन की निगरानी कमज़ोर होगी तो फिर ज़ाहिर ये नहीं हो पाएगा। तो ये सब कुछ वक्त गुजरने के साथ साथ होता है, चीज़ें इम्प्रूव करती हैं। तो हमें इस बारे में हकीकत पसंदाना होना चाहिए कि ये चीज़ें मौजूद रहेंगी और वक्त के साथ कम होती चली जाएंगी। इसके बारे में बहुत ज़्यादा ये तस्वुर करना कि ये बिल्कुल। अहमद बिलाल साहब, आप ये देखें कि ये पूरी एक चेन है। सेनेट इलेक्शन में पैसा चलता है और वो पैसा पहुंचता है कौमी असम्बली या सूबाई असम्बली के उम्मीदवारों को, लेकिन आप जनरल इलेक्शन की अगर बात करें तो उसमें जनरल इलेक्शन में वही उम्मीदवार आम आवाम तक पैसा पहुंचाते हैं। ये पैसे का खेल गली से लेके ऐवानों तक चलता है। तो ये पूरे निजाम को किस तरीके से बेहतर किया जा सकता है या नहीं किया जा सकता? किया जा सकता है, इसलिए कि दुनिया के बहुत से मुल्कों ने अपने निज़ाम के अंदर पैसे की कार फरमाई को इंतहाई कम कर दिया है। बिल्कुल एलिमिनेट करना तो मुमकिन नहीं होता, लेकिन कई तरीक़ों के साथ, मिसाल के तौर से मैं मिसाल दूंगा जर्मनी की। अब जर्मनी ने यह किया है कि सियासी जमातों को
पैसे इकट्ठे करने की ज़रूरत भी नहीं होती, क्योंकि वहाँ पे स्टेट सियासी जमातों की फंडिंग करती है। सही। तो सियासी जमातों को पैसे इकट्ठे करने के लिए एक सानवी तौर पे तो कुछ ज़रूरत होती है, लेकिन बुनियादी ज़रूरतें उनकी स्टेट पूरी कर देती है। तो इस तरह से मुख्तलिफ, अब मिसाल के तौर से बरतानिया में ये है कि टेलीविज़न के ऊपर एडवर्टीजमेंट्स ममनू है, क्योंकि उनके ख्याल में सबसे महंगा सौदा यही होता है, जिसके लिए सियासी जमातों को पैसे जमा करने पड़ते हैं और फिर उसके लिए शायद करप्ट प्रैक्टिसेस को भी अडॉप्ट करना पड़ता है। तो उन्होंने इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के ऊपर एडवर्टीजमेंट्स को बैन कर दिया। तो मुख्तलिफ ज़राए हैं जिनके ज़रिए से ये काम किया जा सकता है, लेकिन उसके लिए ज़रूरी है कि आपके मुल्क में रूल ऑफ लॉ हो, यानी कानून की एनफोर्समेंट मुमकिन हो सके। हमारे यहाँ तो ट्रैफिक की कानून के ऊपर भी पाबंदी कराना ज़रा मुश्किल हो जाता है, तो हमें इसके लिए थोड़ी सी कानून की कार फरमाई या रूल ऑफ लॉ को मजबूत करने की ज़रूरत होगी। अहमद बिलाल साहब, ये बताइए, पिछले दिनों ये 1-2 दिन पहले वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान ने अपने ख़िताब में कहा कि हमारी तैयारी नहीं थी, हमें अदारों ने आके बताया नहीं था। यानी उनका कहना था कि जिस तरह अमेरिका के अंदर बाकायदा ब्यूरोक्रेसी बताती है कि क्या क्या प्रॉब्लम्स हैं, हमें कुछ नहीं बताया गया था, हमारी कोई तैयारी नहीं थी और हमने हुकूमत में आ गई, जिसकी वजह से आज के दिन तक बहरान है। उनके इस बयान को आप किस तरह लेते हैं? क्या पाकिस्तान के अंदर एक वज़ीर-ए-आज़म का ये बयान जो है, इससे कोई एक नई फ़ज़ा पैदा नहीं होती? जी, ये बात, वो जिस तरह एक शेर है ना, बात तो सच है मगर बात है रुसवाई की। तो ये बात तकलीफ दे है, लेकिन ये बात सच है कि नई सियासी जमातें जो पहले इक़्तिदार में रही हों जमातें, वो तो अलग बात है, उनको तो तजुर्बा होता है, उनके पास कोई तजुर्बाकार लोग होते हैं। लेकिन जो नई जमात इक़्तिदार में आए उसके लिए ज़रूरत होती है। मिसाल के तौर पर PTI के अंदर बहुत से तजुर्बाकार वज़ीर मौजूद हैं, वो कई हुकूमतों के अंदर वज़ीर रह चुके हैं, उनके पास तजुर्बा है। लेकिन इमरान खान साहब तो वज़ीर नहीं रहे। इमरान खान साहब किसी भी स्टेज के ऊपर उन्होंने इलेक्ट होकर कोई एग्जेक्टिव की ज़िम्मेदारी कभी नहीं संभाली, तो उनको सबसे ज़्यादा ज़रूरत थी तजुर्बे की। उनको चाहिए था कि जब वो ये इलेक्शन की तैयारियां कर रहे थे, वो पिछले 20 साल वो तकरीबन इलेक्शन की यूँ समझिए कि अपनी जमात को मुख्तलिफ तरीक़ों के साथ ऑर्गेनाइज़ कर रहे थे, तो उस मौके पे अगर वो कोई केयर टेकर तो नहीं कहना चाहिए, इसको शैडो कैबिनेट बना लेते और ख़ुद शैडो वज़ीर आज़म हो जाते और वो तमाम मालूमात इकट्ठी करने की कोशिश करते जो एक कैबिनेट को चाहिए होती। साहब, इंतखाबात के दौरान ही उन्होंने एक शैडो कैबिनेट तो बनाई थी, तरीक़ाकार तो थोड़ा बहुत अपनाया था, जिसमें पहले वज़रा का ऐलान कर दिया गया था अगर हम मुंतखब हो गए तो ये होंगे, ये होंगे, ये होंगे, लेकिन उसका नतीजा भी आपके सामने। नहीं, उन्होंने कोई शैडो कैबिनेट नहीं बनाई। उन्होंने एक आध लोगों के बारे में कह दिया था, जैसे असद उमर साहब कि ये हमारे फाइनेंस मिनिस्टर होंगे। को बाकायदा शैडो कैबिनेट हो जो 3-4 साल मौजूद हो और फिर वो अपनी मालूमात अपनी वजारत के मुतालिक इकट्ठी करें और उसके बारे में बाकायदा इजलास हों। तो ये हमारी सियासी जमातें चूँकि ऑर्गेनाइज नहीं होती, शैडो कैबिनेट तो उसका सिर्फ एक हिस्सा है। अगर वो बना भी दी जाएगी और पार्टी ऑर्गेनाइज नहीं होगी तो फिर ज़ाहिर है वो हुकूमत के लिए तैयार नहीं होगी। लेकिन इसमें मैं समझता हूँ इमरान खान साहब के स्टेटमेंट में तमाम सियासी जमातों के लिए एक सबक पोशीदा है कि उन सबको अपने आप को ऑर्गेनाइज करना चाहिए। उन्हें नहीं समझना चाहिए कि पावर में आ गए तो बस फिर मसला तो हल हो गया, फिर सब कुछ ठीक हो जाएगा। ऐसे नहीं होता। इमरान खान साहब की मिसाल से सबक सीखना चाहिए और पार्टियों को अपने अंदर रिफॉर्म लेके आनी चाहिए। अच्छा, ये बता दें कि चलें वो तो होगी, सियासी जमातों को इस पर काम करना चाहिए। वज़रा की कारकर्दगी किस तरह जांच की जा सकती है? किस तरह उन पता चल सकेगा कि फ़लाँ वज़ीर बेहतरीन काम कर रहा है, फ़लाँ करप्शन कर रहा है? इसके लिए वज़ीर-ए-आज़म को क्या करना चाहिए? देखिए, फिर इसमें एक बार फिर मैं ज़रा थोड़ा सा ब्लंट होकर बात करता हूँ कि उसके लिए ज़रूरी है कि वज़ीर-ए-आज़म को भी पता हो कि हुकूमत कैसे चलती है और वजारतें कैसे चलती हैं। क्योंकि अगर वज़ीर आज़म ने एहतसाब करना है ना, तो अगर वज़ीर आज़म अगर एहतसाब उसी वक्त कर पाएंगे जब उन्हें चीज़ों का अच्छी तरह से पता होगा। तो ये अगर उन्हें अब पता चल गया है और उन्होंने वज़रा के लिए कोई तरीक़ेकार भी बना दिया है जिसके ऊपर उनकी कारकर्दगी को जांचा जाएगा, तो फिर बेहतर ये होगा कि वो ये सारा कुछ पब्लिक कर दें, वेबसाइट के ऊपर लगा दें कि ये वो चीज़ें हैं जिनके ऊपर मैं कारकर्दगी को जांचूंगा। तो पूरी कौम उनकी मुआवनत करेगी, उनको मालूमात पहुँचाएगी और जो एक्सपर्ट्स होंगे
उनको भी उन्हें बुला के उनसे भी मशवरा करना चाहिए। लेकिन ज़रूरी है कि ये ऐलान करने के बाद वो हर 6 महीने के बाद इसका बाकायदा जायज़ा लें। बेहतर होगा कि हर 3 महीने के बाद जायज़ा लें और इसको मॉनिटर करते रहें मुस्तकिल। अगर वो ये करते रहेंगे तो फिर ये निज़ाम काम करेगा, वरना सिर्फ खाली ऐलान कर देने से बात नहीं बनेगी। ये एक मुस्तकिल निज़ाम है और उसके ऊपर काम करने की ज़रूरत है। सही। अहमद बिलाल साहब, पिछले दिनों एडिटर्स की मुलाकात हुई थी वज़ीर आज़म इमरान खान साहब से, तो उन्होंने एक सवाल उठाया था कि आपने बारहा शफलिंग की, वज़रा तब्दील कर दिए, तो इससे इफेक्ट नहीं होगा। तो वज़ीर आज़म इमरान खान साहब का ये कहना था कि जब हुकूमत ख़त्म होती है तो लोग आपके इक़दामात याद रखते हैं, चेहरे याद नहीं रखते। तो आप क्या समझते हैं कि वज़ीर आज़म का ये मौक़िफ़ किस हद तक दुरुस्त है? देखिए, मैं इस हद तक तो उनकी तायीद करता हूँ कि ये वज़ीर आज़म चूँकि बेहतर जान रहा होता है अपने वज़रा की कारकर्दगी से, उनके अलावा तो कोई इतना ज़्यादा वाकिफ़ नहीं होता। तो अगर वो ये महसूस करे कि कोई वज़ीर अपनी जगह पे ठीक परफॉर्म नहीं कर रहा और तजुर्बे से उन्हें यह पता चले कि शायद ये किसी दूसरी पोजीशन पे बेहतर परफॉर्म करेगा, तो उनको ऐसा कर देना चाहिए। पाकिस्तान में नहीं, दुनिया में भी ऐसे होता है। तो ये कोई अजीब बात नहीं है। लेकिन अगर ये वज़ीर आज़म को बाकायदा पता है और एक सिस्टम के तहत उन्हें पता तो चला, आपकी नज़र में अब तक जो हुई शफलिंग है उनमें से कितनी सूदमंद रही है? मेरे ख्याल में तो ये सूदमंद इसलिए भी हमें नहीं पता कि कितनी रही कि अभी तक इसके नताइज उन्होंने कोई पब्लिक नहीं किए। लेकिन अगर मैं कारकर्दगी देखूं, मिसाल के तौर से पेट्रोलियम के वज़ीर थे सरवर खान साहब, जी। उनको आपने ले आए एविएशन के अंदर, तो एविएशन के अंदर तो उन्होंने डिज़ास्टर कर दिया। तो मुझे तो नहीं लगता कि उनकी तब्दीली, वहाँ पे भी डिज़ास्टर हुआ था, यहाँ पे भी डिज़ास्टर हुआ। तो मेरे ख्याल में जो एक डिज़ास्टर कर दे उसके बाद उसको किसी दूसरी पोजीशन में लाने के बजाय उनको कुछ देर रेस्ट करवाना चाहिए, क्योंकि वो ज़रूरी नहीं कि दूसरी जगह पे भी गलती नहीं करें। तो ये मेरे ख्याल में वज़ीर आज़म की जजमेंट है, उसके ऊपर उनको ख्याल करना चाहिए कि जिस आदमी ने एक जगह एक बहुत बड़ी गलती कर दी है तो उसको अब मौका देने की बजाय किसी नए आदमी को लाएं और उसको काम करने का मौका दे के देखें। अच्छा बिलाल साहब, ये बता दीजिएगा, एक तो वज़रा, जिस तरह अभी आपने कहा, बिल्कुल वज़रा की कारकर्दगी की जांच पड़ताल जांचना चाहिए, कौन बेहतर है कौन नहीं। जो करप्शन करता है और उसके बाद उसे चेंज कर दिया जाता है या वज़ारत से निकाल दिया जाता है, ख़जाने पे एक अच्छा खासा बोझ भी होता है, वो बड़ा कुछ वो कर भी जाता है, उसे सज़ा भी नहीं मिलती। और दूसरा, आपकी नज़र में ये बता दें कि इस वक्त मौजूदा हुकूमत में कौन सी ऐसी वज़ारत है जो बेहतरीन जा रही? ये कहना, आपने अचानक ये सवाल किया, ये कहना तो बहुत मुश्किल है। लेकिन मैं, एक वज़ारत तो नहीं है लेकिन एक तकरीबन वज़ारत के बराबर यूँ समझिए कि एक शोबा है, ये जो एहसास प्रोग्राम है। जी। मेरे ख्याल में एहसास प्रोग्राम और उसकी जो इंचार्ज हैं सानिया निश्तर साहबा, मेरे ख्याल में इस हुकूमत के अंदर अगर कोई एक डिपार्टमेंट या महकमा या शोबा बहुत अच्छा काम कर रहा है और वो बहुत ज़्यादा अपने इश्तिहार भी नहीं लगा रहा, इसके बावजूद उसका काम बोल रहा है, तो वो मेरे ख्याल में ये एहसास प्रोग्राम है, जिसका एक हिस्सा बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम भी है। ख़ास तौर पे आपने देखा कि ये जिस ज़माने में ये कोविड-19 के मामले में अचानक लोगों की इमदाद करनी पड़ी थी, तो उन्होंने बड़ी तेज़ी के साथ एक प्रोग्राम बनाया और उस प्रोग्राम को इम्प्लीमेंट किया, बहुत कम शिकायत आई। तो मैं समझता हूँ कि वो बहुत अच्छा काम कर रहा है। अहमद बिलाल साहब, इस मौजूदा सूरत हाल में कि जब महंगाई उरूज पर है, अपोजिशन में वावेला कर रही है, डेड लॉक बना हुआ है, तो आपके हुकूमत को मशवरे क्या होंगे? 2 से 3 खास मशवरे कि जिसमें स्ट्रक्चर बेहतर किया जा सके, आम आवाम तक सहूलियात की फराहमी हो सके और गवर्नेंस बेहतर हो सके। देखिए, इमरान खान साहब हमेशा ये बात कहते थे कि मैं एक अच्छी टीम लेके आऊँगा। मेरा ख्याल है उन्हें अपनी टीम के बारे में एक बार फिर क्रिटिकली रीवैल्यूएशन करनी चाहिए। पंजाब में, खैबर पख्तूनख्वा में और मरकज़ में कई वजारतें ऐसी हैं जिनमें उनकी टीम अच्छी परफॉर्म नहीं कर रही। वो यहाँ दूर बैठे हुए लोगों को भी नज़र आ रहा है कि परफॉर्मेंस अच्छी नहीं है। तो मेरे ख्याल में उनको अपनी टीम इस मौके पे क्रिटिकल इवैल्यूएशन करके उसको बदल देना चाहिए। उसको 1-2 साल और नहीं देने चाहिए, क्योंकि 1 साल अगर और दे दिया गया
फिर तो टाइम ही नहीं बचेगा। इस वक्त उन्हें चाहिए कि वो मिड टर्म रीवैल्यूएशन करके अपनी टीम को बेहतर करें। उनकी बहुत सी टीम के मेंबर ऐसे हैं जिनकी कारकर्दगी कम से कम बाहर बैठे हुए हमें तो नहीं लगता कि बहुत अच्छी है। कोई मसलहत के तहत उनको रखना चाहें तो बात अलग है, लेकिन कारकर्दगी बहुत पुअर है तो उन्हें अपनी टीम सबसे पहले तब्दील करनी चाहिए। मैं तो सबसे पहला मशवरा उन्हें यही दूंगा। यानी खुद एहतसाबी का अमल तेज करना चाहिए और अगर किसी ने कहीं पर डिजास्टर किया है तो उसे मजीद मौका नहीं देना चाहिए। और उम्मीद करते हैं कि आने वाले दिनों में जमातें सब मिलकर, अपोजिशन जमातें और हुकूमती जमात भी एक मेज़ पर आएंगी और हुकूमती स्ट्रक्चर और मुल्की स्ट्रक्चर को बेहतर करने के लिए इकदाम करेंगी। बहुत शुक्रिया अहमद बिलाल महबूब साहब इस हवाले से अपना वक्त देने के लिए। नाज़रीन, दिलास स्टार से मुझे और आना अजीम साहब को दीजिए इजाज़त। अल्लाह के बाद।